भारतीय भाषाएं जो विभिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं, विभिन्न प्रदेशों में व्यवहृत होती हैं, उनमें एक तरह की भावात्मक एकता, एक तरह की संवेदनात्मक एकता हमें दिखलाई पड़ती है। और यह एकता हजारों वर्षों के भारतीय साहित्य में हमें देखने को मिलती है। जब हम 1000-2000 साल पहले की भाषा या उसके लेखन, उसके साहित्य को देखते हैं, ऐसा हम मानते हैं कि उस दौर में हमारी प्रतिनिधि भाषा वह एक ही रही। उदाहरण के तौर पर हम उसको संस्कृत मान लेते हैं, आगे बढ़कर हम उसे पाली, प्राकृत और अपभ्रंश तक आते हैं। अपभ्रंश के अनेक रूपों को भी हम उसमें शामिल कर लेते हैं। तो हम पाते हैं कि एक लंबे समय से हमारी संवेदना और हमारी भावाभिव्यक्ति का जो माध्यम भाषा रही है वह एक भी रही है परंपरागत रूप से, और उस एक भाषा के अंतर्गत अनेक रूप भी विकसित होते चले गए हैं और उन सब में हम अपने को अभिव्यक्त करते आए हैं। संस्कृत या संस्कृत की समकालीन जनभाषाओं को ले लीजिए और वहाँ से लेकर आज जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं, दोनों के बीच जो संबंध है वह भी एक तरह से भारतीय साहित्य की अवधारणा को पुष्ट करता है। दूसरी तरफ हमारा वैदिक साहित्य, हमारे पौराणिक आख्यान, हमारे महाकाव्य, रामायण, महाभारत, ये सब के सब इस भूभाग के साहित्य में, भाषाओं के साहित्य में एक एकता की सिद्धि करते हैं। जितनी भी भारत में भाषाएं बोली जाती हैं, जो लिस्टेड हैं 8वीं अनुसूची में, जो नहीं हैं, जो तमाम उपभाषाएं हैं, जो बोलियां हैं, उन सब में इनकी उपस्थिति, पौराणिक आख्यानों की उपस्थिति, महाकाव्यों की उपस्थिति, महाकाव्यों में आए कथानकों, चरित्रों, पात्रों की उपस्थिति और उनमें अलग तरह का वैविध्य जो है वह कुल मिलाकर के एक भारतीय साहित्य की परिभूमि निर्मित करता है। आप भक्तिकाल को देखते हैं तो भक्तिकाल में भी पूरे देश में, विशेष करके मध्य देश और उससे जुड़े हुए चारों ओर के जो हमारे प्रदेश रहे हैं, वहाँ पर हम एक चेतना का संचार पाते हैं। कबीर, नामदेव, नानक, नरसिंह मेहता, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, विद्यापति, तुकाराम, एकनाथ, रामदास, चोखामेड़ा, बहिनाबाई, शंकरदेव आदि अनेक जो रचनाकार हैं मध्यकाल में, उन सब में हम एक चेतना का प्रवाह देखते हैं। और इस तरह से भक्तिकाल के साहित्य को हम अखिल भारतीय एकता के साहित्य के रूप में चिन्हित करते हैं, और वह भी एक भारतीय साहित्य की अवधारणा को पुष्ट करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है। क्योंकि भक्ति का जो सोता है वह समस्त भाषाओं को, भारतीय भाषाओं के साहित्य में समान रूप से वह प्रवाहित हो रहा है। आगे बढ़ते हैं हम तो नवजागरण काल आता है। वह समय जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम बनता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने आती है और धीरे धीरे भारत की राजनीतिक सत्ता को वह अपने अधिकारों में करते चली जाती है। और उस दौर में वो जो कुछ भी भारत के शोषण के रास्ते तैयार करते हैं, जो कुछ वो उपक्रम निर्मित करते हैं, उन उपक्रमों से कैसे भारत उससे ही शक्ति अर्जित करके उठ खड़ा होता है और एक दिन अपनी आज़ादी का बिगुल वह फूंक देता है। और यह चेतना, यह भाव हमें पूरे देश की समस्त भाषाओं के साहित्य में समान रूप से देखने को मिलता है। तो जिस तरह से महाकाव्य, जिस तरह से पौराणिक आख्यान भारतीय साहित्य की एकता को निर्मित करते हैं, उसी तरह से नवजागरण काल की चेतना भी भारतीय साहित्य की अवधारणा को मजबूत करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है।
और नवजागरण काल का जो पूरा साहित्य है, जो उसकी पूरी चेतना है और जो समाज सुधार के हमारे आंदोलन है, जो तमाम बड़े महापुरुष हुए, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट, ज्योतिबा फुले, ईश्वरचंद्र विद्यासागर आदि तमाम जो हमारे उस दौर के महापुरुष हुए जिन्होंने हमें जगाने का काम किया, हमारी चेतना को आधुनिक सोच और मनुष्यता के साथ जोड़ने का काम किया, मानवतावादी दृष्टि के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई, उनका विचार, उनका लेखन और उनकी सोच समस्त भारतीय साहित्य में प्रतिबिंबित होती है, उस दौर के साहित्य में प्रतिबिंबित होते हुए हमको दिखलाई पड़ती है। इसी तरह से हमारा जो स्वाधीनता का आंदोलन है, वह स्वाधीनता का आंदोलन भी भारतीय साहित्य की एकता की निर्मिति में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ब्रिटिश साम्राज्य से जो हमारा संघर्ष चल रहा है और उस संघर्ष का नेतृत्व करने वाले बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अंबेडकर और जो गरम दल के हमारे युवा बलिदानी रहे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल आदि, इन सब को जब हम पढ़ते हैं, इन सब के प्रयासों को देखते हैं और इन सब के बारे में हमारे साहित्य में, इनके प्रयत्नों के बारे में हमारे साहित्य में और इनके द्वारा दिखाए रास्तों का जो बिंब है वह भी भारतीय साहित्य में दृष्टिगत होता है। तो इस तरह से भारतीय साहित्य की अवधारणा इन सब कारकों से, तत्वों से निर्मित होती है, पुष्ट होती है। मैं आपसे जो आज बातचीत करूंगा, भारतीय भाषाओं के अंतर संबंध के अंतर्गत, वह मैं गुजराती के नवजागरण कालीन साहित्य की चर्चा करूंगा और गुजराती के नवजागरण कालीन प्रमुख साहित्यकारों के हवाले से बात करूंगा, यह जानते हुए कि आप सब हिंदी के प्राध्यापक हैं और आप सब ने हिंदी के आधुनिक काल के संदर्भ में भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके मंडल के रचनाकारों के प्रदेय को पर्याप्त रूप से पढ़ा, समझा और जाना है। तो ऐसे में जो भारतेंदु की चेतना रही, जो हिंदी नवजागरण रहा, उसके बहुत पहले महाराष्ट्र में, उसके और पहले बंगाल में नवजागरण की एक चेतना प्रवाहित हो चुकी थी। तो ऐसे में हिंदी क्षेत्र की चेतना जिसका प्रतिनिधित्व भारतेंदु हरिश्चंद्र करते हैं और जिस तरह का उनका लेखन है, जिस तरह के उस दौर के लेखकों के संघर्ष हैं और उनके भीतर जो दुविधाएं हैं, वह कैसे दूसरी भाषाओं के साहित्य में, साहित्यकारों में दिखलाई पड़ती है, वह आज हम परिचयात्मक रूप से समझने की कोशिश करेंगे। मेरा जो पूरा आज का जो व्याख्यान होगा वह सूचनात्मक अधिक होगा, विश्लेषणात्मक कम होगा, क्योंकि विश्लेषण करने के लिए एक ही विषय को बहुत गहराई से उसमें प्रवेश करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि वैसा न तो आपका प्रारूप है और न ही आज की आवश्यकता है। इसलिए हम परिचयात्मक रूप से देखेंगे कि किस तरह से जो गुजराती का नवजागरण काल है उसमें वे कौन रचनाकार हुए जिनकी चेतना और उनके जो द्वैध हैं, उनकी जो दुविधाएं हैं, वो क्या रहीं और हिंदी के नवजागरण कालीन साहित्य में विशेष करके भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके मंडल के लेखकों में वह कैसे चिन्हित की जा सकती हैं। एक बात जो जानकारी के तौर पर आप सबको विदित भी है कि भारतेंदु का जन्म ही 1850 से होता है और हिंदी का आधुनिक काल भी 1850 ईस्वी से ज़्यादातर इतिहासकारों ने स्वीकार किया है। लेकिन गुजराती के जिन रचनाकारों की मैं आपसे चर्चा करूंगा, इनमें ज़्यादातर का जन्म भारतेंदु से पहले हुआ है। भारतेंदु जी को कम आयु प्राप्त हुई थी, यह सच है, लेकिन
मैं जिन रचनाकारों की चर्चा आपसे करूंगा, दलपत राम, जिनका जन्म काल 1820 है और उनकी मृत्यु 1898 में हुई थी, 98 में। नर्मदा शंकर, जिनका जन्म समय 1833 है और उनकी मृत्यु 1886 में हुई थी। और तीसरे जिनकी मैं चर्चा करूंगा, नंद शंकर, उनका भी जन्म 1835 में और मृत्यु 1905 में हुई। और नवल राम, जो 1836 में जन्मे और इनकी मृत्यु 1888 में हुई। तो कहने का मतलब ये है कि यह सब भारतेंदु के पूर्व, लगभग 2 दशक पूर्व जन्म ले चुके थे और स्वाभाविक रूप से वे जो नवजागरण, महाराष्ट्र और गुजरात का नवजागरण था, उस नवजागरण की चेतना से उत्पन्न हुए रचनाकार थे। और उस समय वे जिस तरह की रचनाएं कर रहे थे, जिस तरह से समाज को संबोधित कर रहे थे, समाज में जागरण की भूमिका निर्मित कर रहे थे, उसे देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। और उसके साथ हिंदी क्षेत्र के नवजागरण और हिंदी के रचनाकारों, हिंदी के लेखकों, हिंदी के पत्रकारों की भूमिका का तुलनात्मक अध्ययन एक महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। ऐसा नहीं कि इस पे कार्य नहीं हुआ है, कार्य हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारे काम की गुंजाइश है। और मुझे लगता है कि यह कार्य हमारे साथी भविष्य में करेंगे। एक बात और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदी और गुजराती का जो साहित्य है, विशेष करके मध्यकाल और मध्यकाल के थोड़े पहले का साहित्य है, वह काफ़ी कुछ एक दूसरे से समानता रखता है। हेमचंद्र हिंदी साहित्य के इतिहास की भी एक अन्यतम उपलब्धि के रूप में आरंभ में आते हैं और गुजराती के साहित्य के इतिहास में भी वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार के रूप में समादृत हैं। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि अष्टछाप के कवियों में अनेक ऐसे हुए हैं जिनका संबंध गुजरात से रहा है। और नवजागरण काल के दौरान फोर्ट विलियम कॉलेज की सेवा में जो भाषा के मुंशी लगे, उसमें लल्लू लाल जी का संबंध भी गुजरात से था, जिन्होंने प्रेम सागर नामक रचना की थी। भारतेंदु ने भी अनेक भाषाओं में कविताएं की थी। आगे मैं भारतेंदु की गुजराती कविता का भी जिक्र करूंगा। तो कुल मिलाकर के यह जो एक साझापन है, वह हिंदी और गुजराती का भी है, हिंदी और मराठी का भी है। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि भक्तिकाल की जो पूरी कविता है, वह भी एक तरह से भारतीय साहित्य के साझे इतिहास की प्रस्तावना जैसी है कि भाषा अलग है, लिपि अलग है, लेकिन भावना एक है, विचार एक है, उद्देश्य मानव मात्र की एकता का प्रतिपादन करना है। और उसके माध्यम से जो भी सौंदर्य चित्रण है, जो भी संगीत की राग रागिनियाँ हैं, उन सब का इस्तेमाल करते हुए मनुष्य के जीवन को, उसकी सुरुचि को ऊपर उठाने का, उसके उन्नयन का एक बहुत ही शानदार प्रयत्न हमें देखने को मिलता है। मध्यकालीन गुजराती में आदिकाल जैसा कोई पद नहीं है। गुजराती का इतिहास मध्यकाल से आरंभ माना जाता है और जिसको हम आधुनिक काल कहते हैं, जो हमारे यहाँ 1850 से शुरू होता है, गुजराती के लोग उसको अर्वाचीन काल कहते हैं। वो उसको आधुनिक काल नहीं कहते, क्योंकि हमारे यहाँ जो अज्ञेय के समय जो आधुनिकतावाद आता है, वो गुजराती में वहाँ से उसको आधुनिक काल माना जाता है। यानी जिनको हम हिंदी में आधुनिक काल कहते हैं, वह गुजराती में अर्वाचीन काल है। वसीम भाई कुछ बोल रहे हैं क्या आप? आपसे नहीं बोल रहे सर, आप जारी रखें सर। तो आप बोलते समय थोड़ा उसको बंद कर दें कैमरा अपना, नहीं तो मुझे लगता है कुछ आप कहना चाह रहे हैं। खैर, तो चूंकि आप संचालन कर रहे हैं, इसलिए मेरा आपकी ओर ध्यान देना लाजिमी है। तो मैं ये कह रहा था कि जो गुजराती का अर्वाचीन काल है, वो हिंदी का आधुनिक काल है। और मैंने भी आपको बताया कि किस तरह से जो 4 बड़े रचनाकार
गुजराती के नवजागरण काल के दौर के रचनाकार हैं, वो सब का जन्म भारतेंदु के पूर्व हो चुका था। ऐसा माना जाता है कि मध्यकालीन गुजराती साहित्य के अंतिम प्रमुख प्रतिनिधि कवि दयाराम हुए। दयाराम सतसई की हम लोगों ने बड़ी चर्चा सुनी है। दयाराम हुए और उनकी मृत्यु 1852 में होती है और यहीं से नवजागरण कालीन गुजराती साहित्य, गुजराती कविता का आरंभ माना जाता है, जिसको अर्वाचीन युग कहा जाता है। थोड़ा अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर गौर करें तो 1752 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने विद्यालयों को खोलने की शुरुआत की थी और शिक्षा निःशुल्क प्रदान करने का उन्होंने प्रयत्न आरंभ किया था। हम सब जानते हैं कि अंग्रेज सूरत में ही पहले आए थे और वहीं पर उन्होंने व्यापार करने की अनुमति जहांगीर से मांगी थी और हमारे हिंदी के रचनाकार भगवती चरण वर्मा ने उसी पर मुगलों ने सल्तनत बख्श दी नामक बड़ी सारगर्भित कहानी लिखी हुई है। तो 1752 में शिक्षा देने का कार्य शुरू होता है और ये गुजरात में शुरू हो रहा है, विशेष करके सूरत में शुरू हो रहा है। पहले सूरत अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र था जो आगे चलकर बंबई में स्थानांतरित होता है। 1804 में डॉक्टर ड्रमंड ने गुजराती व्याकरण प्रकाशित किया। 1825 में नेटिव एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसके माध्यम से ये स्कूलों का संचालन सुनिश्चित होता है। और 1827 में बंबई में, तब महाराष्ट्र और गुजरात एक थे, एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट की स्थापना होती है जो आगे चल के 1856 में स्कूल और कॉलेज के रूप में वह परिवर्तित होती है। 1857-58 में थियोडोर होप की अध्यक्षता में द होप वाचनमाला नाम से गुजराती पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन की शुरुआत होती है। विद्यालय शुरू होते हैं तो स्वाभाविक है कि पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन भी आरंभ किया जाता है। 1848 में फॉर्बिस नाम के एक अंग्रेज ने, जिनका पूरा नाम अलेक्जेंडर किनलॉर्क फॉर्बिस था, उन्होंने गुजरात वर्नाकुलर सोसाइटी की स्थापना 1848 में की। यह सोसाइटी देसी भाषाओं, विशेष करके गुजरात में गुजराती भाषा के उन्नयन में एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह करती है और इसी संस्था के द्वारा 1854 में बुद्धि प्रकाश का प्रकाशन आरंभ होता है। बुद्धि प्रकाश नामक पत्र का प्रकाशन आरंभ होता है और जिसके संपादन का दायित्व दलपत राम निभाते हैं। मैंने आपसे बताया कि दलपत राम जन्म क्रम से सबसे पहले आते हैं और सन 1820 में उनका जन्म हुआ था। उनका नाम दलपत राम डाह्या भाई त्रिवेदी था और उन्होंने स्वामीनारायण संप्रदाय के देवानंद से दीक्षा ली थी, जिन्होंने ब्रज भाषा, संस्कृत, पिंगल, अलंकार शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था। 1848 में जब फॉर्बिस महोदय ने गुजरात वर्नाकुलर सोसाइटी की स्थापना की तो उनको एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत महसूस हुई जो स्थान स्थान से पांडुलिपियों का संकलन करे और जो वो इतिहास लिख रहे थे उस इतिहास की स्रोत सामग्री, संदर्भ सामग्री इकट्ठा करे। और ऐसा करने के लिए भोलानाथ साराभाई ने उन्हें दलपत राम का नाम सुझाया और दलपत राम ने उनके साथ जुड़कर काम आरंभ किया। दलपत राम ने जो कार्य किया उसको लेकर के उनकी बड़ी प्रशंसा भी हुई। अंग्रेजी सरकार भी उनसे बहुत प्रसन्न रही और उनको CIE की उपाधि से नवाजा। वे कविश्वर के रूप में विख्यात हुए और दलपत काव्य नाम का जो उनका कविता का संकलन है वह 650 पृष्ठों का है। एक और रोचक बात है कि जिस तरह से भारतेंदु गुजराती लिख रहे थे कविताएं, वैसे ही दलपत राम ने एक बहुत बड़ी संख्या में कविताएं हिंदी में लिखी हैं।
वो कविताएं मैं तलाश रहा था, लेकिन मेरे पास थोड़ा समय कम होने की वजह से मैं उसको आप सब तक प्रस्तुत करने में कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन कभी भविष्य में दलपत राम द्वारा उस समय हिंदी में लिखी कविताओं को जानना, सुनना, पढ़ना, उसका अध्ययन करना बहुत रोचक होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा दलपत राम के संबंध में बातचीत को रोककर हम भारतेंदु हरिश्चंद्र पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जो 9 सितंबर 1850 को जन्मे और 6 जनवरी 1885 यानी कुल 35 वर्ष की उनको जो आयु मिली, उस आयु में उन्होंने जिस युग की स्थापना की और जिस तरह से उन्होंने भारतवर्ष की, और बार बार उन पे जिस तरह के आरोप लगते हैं कि उनमें राजभक्ति बहुत थी, तो राजभक्ति तो उनमें थी। उसका एक बड़ा कारण यह था कि उस दौर के सभी रचनाकारों में, हिंदी ही नहीं गुजराती के रचनाकारों में भी, बंगाल के रचनाकारों में भी और दूसरी भाषाओं के रचनाकारों में भी यह राजभक्ति हमें देखने को मिलती है। और यह कोई अनायास नहीं है। उसके पीछे कारण यह है कि अंग्रेजों का राज स्थापित होने के कारण बहुत से लोगों को जो अवसर प्राप्त हुए, जो एक तरह से थोड़ा सा राजनीतिक अस्थिरता जो थोड़ी कम हुई, राजाओं के परस्पर कलह और संघर्ष थोड़े कम हुए, उससे लोगों को लगा कि यह साहित्य भाषा की उन्नति का एक अच्छा काल हो सकता है और इसलिए राजभक्ति हमें दिखाई पड़ती है। साथ ही राजभक्ति इतनी बुरी भी नहीं है उस दौर में, जैसा कि कई बार कुछ आलोचक कहते हुए मिलते हैं कि यह जो भारतेंदु के बारे में कहा गया है कि वे राजभक्ति का कोई अवसर प्रदर्शित करने का कोई अवसर छोड़ते नहीं थे। ओम प्रकाश ने अपनी ग्रंथावली की भूमिका में मदन गोपाल रचित भारतेंदु हरिश्चंद्र के हवाले से उद्धृत किया है कि महारानी विक्टोरिया का कोई ऐसा जन्मदिन न होता था जिसे वह अपने स्कूल में न मनाते। खूब रोशनी आदि की जाती। 1869 ईस्वी में जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए, तब उन्हें बनारस दिखाने के लिए हरिश्चंद्र को नियुक्त किया गया था। उनको म्युनिसिपल बोर्ड का कमिश्नर, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट आदि तमाम पद उस दौर में दिए गए थे। लेकिन वही भारतेंदु हरिश्चंद्र 1884 के नवंबर में बलिया के ददरी मेले में भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है संबंधी जो व्याख्यान देते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके जो प्रमुख बिंदु हैं वह मैं गुजराती के नवजागरण में जिन रचनाकारों का मैं जिक्र करूंगा, जैसे दलपत राम, नर्मदा शंकर, नवल राम और नंद शंकर का मैं जिक्र करूंगा, उनकी रचनाओं में भी वह कैसे दिखाई पड़ता है वह आपके साथ चर्चा में बताने का मैं प्रयत्न करूंगा। रॉबर्ट बहादुर जैसे कलेक्टर की वो प्रशंसा करते हैं, प्राचीन भारत के ऋषियों, मुनियों, खगोल वैज्ञानिकों आदि की प्रशंसा करते हैं और उसके साथ अंग्रेजी राज में सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर उन्नति न करें तो हमारा केवल अभाग्य, परमेश्वर का कोप, ये इस तरह की बात भी वो अपने वक्तव्य में करते हैं। अंग्रेजों के राज्य में भी जो हम कुएं के मेढक, काठ के उल्लू, पिजड़े के गंगाराम ही रहे तो हमारी कमबख्ती फिर कमबख्ती है। एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नत की राह के कांटों को साफ किया। अब सब बात में उन्नति वो चाहते थे। उनका मैं कोट कर रहा हूँ कि धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर के बल में, मन के बल में, समाज में, बालक में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था में, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ की कंटक हो। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी होगी। और फिर वो बताते हैं कि वास्तविक धर्म क्या है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है उस दौर में। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। ये सब तो समाज धर्म है।
जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। यानी धर्म को शोधे और बदले जाने की बात वो उस दौर में कहते हैं। और फिर वो बताते हैं कि किस तरह से जहाज का सफ़र को स्वीकृति मिलनी चाहिए, विधवा विवाह को स्वीकृति मिलनी चाहिए, बाल विवाह का विरोध होना चाहिए, बहुविवाह प्रथा पर रोक लगनी चाहिए, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, वैष्णव और शाक्तों के बीच में जो झूठा वैमनस्य है, निराधार वैमनस्य है, वो दूर किया जाना चाहिए, हिंदू जैन मुसलमान सब आपस में मिलें और जाति के भेदभाव को समाप्त करके सबको समान रूप से आदर दिया जाना चाहिए। यह संकल्प स्वप्न यह भारतेंदु अपने निबंध में, अपने व्याख्यान में करते हैं। मुसलमानों से हिंदुओं को नीचा समझने को छोड़ने की अपील करते हैं, भाइयों की भांति बर्ताव करने की बात कहते हैं, जो हिंदुओं का जी दुखाने वाली हो न करें। और बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं कि घर में आग लगे जब तब जिठानी देवरानी को आपस का डाह छोड़कर एक साथ वह आग बुझानी चाहिए। देवरानी जेठानी को आपस में डाह नहीं करना चाहिए। और उसी दौर में वो और दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण कहे हैं जो बार बार उद्धृत की जाती है कि मीर हसन की मसनवी और इंदर सभा पढ़ाकर लड़कों का सत्यानाश मत करो। भाई हिंदुओं, तुम भी मत मतांतर का आग्रह छोड़ो और आपस में प्रेम भाव बढ़ाओ। तो इस तरह से जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ऐतिहासिक भूमिका हिंदी क्षेत्र में हम देखते हैं, कुछ वैसी ही ऐतिहासिक भूमिका गुजरात के रचनाकारों में हमें दिखलाई पड़ती है। और मैं जिस पहले रचनाकार का जिक्र आपके समक्ष करने जा रहा हूं वे हैं दलपत राम। जैसा कि मैंने बताया कि इनका समय 1820 से में इनका जन्म होता है और 1898 में इनकी मृत्यु होती है। कहा जाता है कि गुजराती की जो पहली आधुनिक कविता है उसके रचयिता दलपत राम जी हैं। बापानी पीपर नामक वह कविता उन्होंने 1848 में लिखी थी। वे गुजराती नाटक के भी जनक माने जाते हैं। उनका नाटक है मिथ्याभिमान, जो गुजराती का प्रथम नाटक माना जाता है। एक बात यहाँ गौर करने लायक है कि नवजागरण काल में लगभग सभी जो रचनाकार हुए, हिंदी में भी और हिंदीतर जो दूसरी भाषाएं हैं उनमें भी, वे सब नाटकों से अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं। कविता से ज़्यादा युगीन सत्य को नाटकों से अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करते हैं। यह जो मिथ्याभिमान नाटक है, यह दलपत राम डाया भाई ने जो लिखा, वह उस दौर में जिस तरह के लोगों के भीतर अभिमान की भावनाएं घर कर गई थी, अहंकार की भावनाएं घर कर गई थी, और जिस तरह से झूठ और फरेब और धोखा देने वाली बातें लोग करते थे, एक तरह से धर्मभीरुता का दुरुपयोग करते थे और लोगों को तमाम तरह से बेवकूफ़ बनाते थे, उन सब के खिलाफ एक प्रतिक्रिया है जो मिथ्याभिमान नामक नाटक में व्यक्त होती है। इसमें कैसे जो समाज के तथाकथित साधु संत या पढ़े लिखे लोग हैं, वो जो लोगों को बरगलाते हैं, बताते हैं, उसको उजागर करने की कोशिश दिखाई पड़ती है। बड़ा नाटक है और इसको पढ़ते हुए अक्सर हमें भारत दुर्दशा और वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति जैसे नाटकों का स्वतः स्मरण हो आता है। उनकी जिस कविता का मैं जिक्र यहाँ पर करूँगा वो है हिंदुस्तान पर हुनर खान की चढ़ाई। एक बात यहाँ बताना जरूरी है कि ये सारे जो कविताओं के जो उद्धरण हैं जो मैंने प्राप्त किए हैं, वो नवजागरण कालीन गुजराती साहित्य नाम की एक किताब जिसका संपादन महावीर सिंह चौहान जो गुजरात में ही
लंबे समय तक प्रोफेसर रहे, उनके द्वारा किया गया है। और इसमें जो अनुवाद है वह भी कोशिश की गई है कि जो कविता का अनुवाद है वो कविता के रूप में रहे। एक बात और ध्यान देने की है कि गुजराती गद्य का आरंभ भी काफ़ी पहले से हो चुका है और इन रचनाकारों ने प्रचुर मात्रा में गद्य रचना भी की है, निबंधों की रचना भी की है। जब खड़ी बोली हिंदी का गद्य अपनी राह बना रहा था, उसके पहले ही गुजराती का गद्य काफ़ी समृद्ध हो चुका था। हिंदुस्तान पर हुनर खान की चढ़ाई ये एक तरह से रूपक है। दरअसल जिस यांत्रिक सभ्यता का अंग्रेजों के आने से भारत में जिसका प्रचार प्रसार बढ़ा था और उसके चलते जो हमारी दुर्दशा होने जा रही थी, उसका उन्होंने चित्रण इस रूपक के माध्यम से किया है। गुजराती का जो अनुवाद है वह भी कविता के रूप में ही है, इसलिए मैंने मिला के देखा भी तो बहुत ही सटीक उससे यह जुड़ता है, तो आपको भी यह अच्छा लगेगा कि सुनना सज्जन तुम सभी एक विवेक की बात, अंतर की आंखें खुले जो सुन ले साक्षात। इससे आज हमारे देश में अफीम मंजिष्ठ कपास, तीनों अतिशय उपजे इनमें उद्यम वास। इससे द्रव्य विदेश का आता है इस देश, इससे ही इस देश की बढ़ी है ख्याति विशेष। किंतु हुनर नर में नहीं और नहीं है शोध, सब कुल का उद्यम करे नहीं दूसरा बोध। परिणाम क्या हुआ कि कुल उद्यम टूटे अगर तो टूटे नर आप, अवर बुद्धि नहीं उपजे अचरज ऐसा काज। चीन विलायत में बढ़े हुनर हजार हजार, उनसे ही इस देश का निर्धन हुआ बाजार। यानी स्वदेशी की बात जो महात्मा गांधी के दौर में परवान चढ़ती है, उसकी चर्चा बहुत पहले ही शुरू हो चुकी है। और ध्यान देने की बात है कि स्वदेशी की चर्चा स्वाभाविक रूप से वहीं होगी जहां पे अंग्रेजों ने कल कारखाने लगाए। उसमें बम्बई और गुजरात यानी वही बम्बई वही गुजरात, क्योंकि तब महाराष्ट्र और गुजरात एक ही बम्बई राज्य के अंतर्गत आते थे। तो चीन विलायत में बढ़े हुनर हजार हजार, उनसे ही इस देश का निर्धन हुआ बाजार। गजनी वाला ले गया सोमेश्वर शोभाए, यूं हुनर खां हर गया मोटी लक्ष्मी माए। तो एक गजनी वाला आया था, वो सोमनाथ सोमेश्वर को लेके गया, और ये जो हुनर खान आया है यह हमारी मोटी लक्ष्मी को लेकर यहाँ से चला जाएगा। और ऐसे में हमारी दशा क्या होने वाली है, उस दशा का चित्रण यहाँ पर वे करते हुए इस काव्य में करते हुए नजर आते हैं। और बड़े विस्तार से उन्होंने भारत की आर्थिक बदहाली के कारणों की चिंता की है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह से उस दौर में आप समझ लीजिए कि ये 1850, 60, 70 के बीच का जो समय है, 57, अब मुझे एग्जैक्ट ये पता नहीं चल पाया कि यह किस वर्ष में प्रकाशित हुआ है। 57 की क्रांति और उसके बाद का ही ये दौर समय है जब हमारा गुजराती का कवि विदेशी यंत्रों के आने से जो देशी हमारे जो कल कारखाने बंद हो रहे थे, जो हमारे बुनकर, हमारे कारीगर, हमारे जो शिल्पकार थे, उनका कैसे ह्रास हो रहा था, उसकी चिंता वो यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन स्थान स्थान पर आप पाएंगे कि वे अंग्रेजी राज की प्रशंसा करते हुए भी दिखलाई पड़ते हैं। उनका एक दूसरी कविता जो इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जैसा मैंने बताया कि अलेक्जेंडर फॉर्बिस ने उनको बहुत स्नेह दिया था और बहुत उनको काम करने का अवसर दिया था। इसलिए जब फॉर्बिस का निधन होता है तो उनके निधन पर
वो शोक गीत की रचना करते हैं। कहा जाता है कि गुजराती का वह पहला शोक गीत है जो दलपत राम ने फोर्ब्स विरह नाम से लिखा है। वैसे उनका फोर्ब्स विलास नाम से भी उनका ग्रंथ है, उनकी कविता है, लेकिन विरह में वो किस तरह से एक अधिकारी, और हम सब जानते हैं कि ऐसे कई अंग्रेज अधिकारी हुए जिन्होंने भारतीयों को, भारतीय भाषाओं के लेखकों को बहुत ही सुविधाएं, सहूलियत और प्रोत्साहन प्रदान किया था। यहाँ पे मित्र शोक गान शीर्षक से वो लिखते हैं कि दक्ष अधिकारी फोर्ब्स ने किया स्वर्ग में वास, छोड़ संताप कपि संतोष कैसे मानिए। कविता का जहाज वह टूट गया मस्तूल, वास्तव के दुख को तो किस तरह टालिए। पंडित परखियों की प्रौढ़ पीढ़ी हताश हुई, पंडित पारखियों की प्रौढ़ पीढ़ी हताश हुई, अब कहो किस तरह व्यवहार को निभाइए। कहे दलपत राम पामर पालनहार, लुटा बंबई का वह बसेरा कैसे पाइए। तो उस दौर के एक बड़े व्यक्तित्व जिसने गुजराती भाषा और गुजरात में शिक्षा की बुनियाद रखने में बड़ी भूमिका निभाई, उसके प्रति वो अपना प्रेम, अपना आदर निवेदित करते हैं। स्वदेश वात्सल्य और कला कौशल को लेकर के उनके भीतर जो अनुराग था, किस तरह से देश में स्वदेशी उद्योग धंधों को बढ़ावा मिले, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग बढ़े, इसके लिए उस दौर में वो अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से प्रयत्नशील दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल थोड़े बाद में हिंदी क्षेत्र में भारतेंदु भी उसकी बड़ी चर्चा करते हैं। आप सबने भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण रामविलास शर्मा की पुस्तक पढ़ी होगी। उसमें रामविलास जी ने विस्तार से बताया है कि किस तरह से हिंदुस्तान की गरीबी की चिंता भारतेंदु की प्रमुख चिंताओं में से, भारतेंदु मंडल के रचनाकारों की प्रमुख चिंताओं में से एक थी। आप जानते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण जो उनकी किताब है, उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपत्ति शास्त्र आदि के लेखन की भी वो प्रशंसा करते हुए उस ओर संकेत करते हैं। लेकिन इन दोनों रचनाकारों के पहले गुजराती में यह काम दलपत राम करते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। वे लिखते हैं कि राज बना शुभ आज तो सर्व सज्जन समाज, स्वदेश वत्सल बनो अब करो कार्य सुधार। अपने देश के प्रति प्रेम करो, स्वदेशी सुधार भरो, स्वदेशाभिमान धरो, चीनी और विलायती हुनर लाओ चाह कर, रेलगाड़ी जैसे यंत्र बहुत तैयार करो, प्रारंभ उद्यम करो, हताशा जलाकर, धीमे करो काम, देखा देखी न उड़ाओ द्रव्य, विद्या को बढ़ाओ, अन्य देश अवगाह कर एक बनो, मत छोड़ो, पत्र समाचार पढ़ो, नारी को शिक्षित करो, पढ़ा के सयानी करो। अब देखिए कितनी सारी चीजें एक साथ वो करने का संदेश दे रहे हैं। बाल विवाह बहुधा त्यागो, बढ़िया चले घर सूत्र, उत्तम लक्षण से मानो, उत्तम कुल का पुत्र, उग्र बुद्धिवर्धक बनो, करो देश को प्रेम, स्वदेश हो के सब करो यूं ही शुभ काज। और इस तरह से वे स्वदेशाभिमान की बात करते हुए हमें मिलते हैं। इसी तरह से उन्होंने महारानी की प्रशंसा में भी जो लिखे हैं वह पद भी सुनना उपयुक्त होगा। और उसका कारण है कि हम लोगों ने भी महारानी की प्रशंसा की एक परंपरा देखी है। यहाँ तक कि नागार्जुन तक ने भी उसका जिक्र किया है कि प्रथम रघु की फिर कुर की पुरानी कहानी कहें, थी सुहानी और सुनी गद्दी धर्मराज की, सुनी आज वाणी विक्टोरिया जो रानी रानी कहलाई इस तखत और ताज की, देश में दौलत आए जन का दारिद्र्य जाए, कहानी बनेगी वाके अच्छे राजपाट की, देख जैसे चंद्र तेज सागर में बढ़े ज्वार, उपजा आनंद उर धन्य घड़ी आज की।
तो महारानी विक्टोरिया का प्रशंसा करते हुए हमें दलपत राम मिलते हैं, और जैसा हम पाते हैं कि अनेक उस दौर के रचनाकारों में ये बात दिखाई पड़ती है। दूसरे जो बड़े कवि हैं जिनकी चर्चा मैं करना चाहूँगा, बड़े कवि, बड़े लेखक या गुजराती के अर्वाचीन युग के महान रचनाकार, जिनसे एक तरह से गुजराती साहित्य में नवीन युग के सूत्रपात होने की बात कही जाती है, उनको युगंधर कहा गया है। वे नर्मदा शंकर, नर्मद के नाम से विख्यात हुए, जिनका जन्म 24 अगस्त 1833 को हुआ, यानी दलपत से 13 वर्ष बाद। उन्होंने 22 वर्ष की आयु में पद रचना शुरू की। विवाह उनका बहुत पहले बचपन में हो गया था और वे बम्बई पढ़ने गए। बम्बई से उनको उनके ससुर ने वापस बुला लिया, क्योंकि अब आओ और घर गृहस्थी संभालो। लेकिन संयोग से कुछ ही वर्षों में उनकी पत्नी का निधन हो गया और उसके बाद फिर वो परदेश गए, और वो पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने नौकरी से त्यागपत्र देकर पूरी तरह से कलम की गोद को गहा, कि कलम की गोद वे स्वीकार करेंगे, यानी कलम के सहारे ही अपना जीवन यापन करेंगे। उन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे हैं और उन निबंधों में कुछ को मैं यहाँ उद्धृत करना चाहूँगा। अपने देश की जनता, अपनी देश जनता नामक उनका जो निबंध है वह नर्मदनु मंदिर नामक पुस्तक में संकलित है। उसमें वो लिखते हैं कि हिंदुस्तान में अधिकांश बस्ती हिंदुओं की है। देखिए, हमारा जो नवजागरण है उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब की चर्चाएं बार बार संदर्भों में आएंगी, और ये सारे संदर्भ उस दौर के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष हैं। लेकिन उस दौर में कैसे एकता के प्रयत्न हो रहे थे, उसको यहाँ विशेष निगाह से देखे जाने की मैं ज़रूरत महसूस करता हूँ कि हिंदुस्तान में अधिकांश बस्ती हिंदुओं की है। यह स्थिति पुराने समय से चली आ रही है, इसलिए अब तक मैंने हिंदुओं को संबोधित किया, ध्यान दीजिए, लेकिन अब देश की समग्र जनता को संबोधित कर रहा हूँ। पारसी, मुसलमान हिंदुस्तान की भूमि पर ही आश्रित हैं। हिंदुस्तान की भूमि उनका भरण पोषण करती है। ये हिंदुओं के भाई हैं। इन्हें भी देश के कल्याण के लिए उत्साह के साथ परिश्रम करने में हिंदुओं का साथ देना चाहिए। हे प्रभु, ग्रीस की, रोम की, फ्रांस की, जर्मनी की, अमेरिका की, इंग्लैंड की, ईरान की, अरबस्तानी, तीतार की देश जनता ने एक एक बार जगत को अपना तेज दिखाया है। ध्यान दीजिए, एक एक बार जगत की जनता को अपना तेज दिखाया है, अपनी सुंदर भूमिका निभाई है। उस प्रकार क्या हमारे देश की जनता भी जगत के इतिहास में अपना प्रकाश फैलाएगी? हे देशवासियों, अब जो चिन्ह प्रकट हुए हैं उनसे लगता है कि प्रभु की भी यही इच्छा है। लंबे समय से जड़त्व में डूबे हमारे मन चंचल होने लगे हैं। जड़त्व में डूबे मन हमारे चंचल होने लगे हैं। नर्मद घोषणा कर रहे हैं। नर्मद की जो दृष्टि है, भारत को लेकर के नर्मद का जो नज़रिया है वो कैसे अखिल भारतीय नज़रिया है, उसमें कहीं भी कोई प्रांतीय, क्षेत्रीय संकीर्णता और सोच के दर्शन नहीं होते। यह हमारा वो पूरा दौर है। वो केवल गुजरात में नहीं, आप महाराष्ट्र में देखेंगे, वो आप दक्षिण में देखेंगे, वो बंगाल में देखेंगे। आज जैसे हम संकीर्ण होते चले जा रहे हैं, जिस तरह की संकीर्णता हमारे मानस में घर करती जा रही है, हमारे पूर्वजों में तमाम चीज़ों के बावजूद वह संकीर्णता नहीं थी। नर्मद को पढ़ते हुए, दलपत राम को पढ़ते हुए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ते हुए, अल्ताफ हुसैन हाली को पढ़ते हुए, मैथिली शरण गुप्त को पढ़ते हुए, अनेक रचनाकारों को, नवजागरण काल के रचनाकारों को पढ़ते हुए हम ये पाते हैं कि उनमें एक बड़ी दृष्टि थी अपने देश समाज को देखने और उसको विकसित करने की। नर्मद का एक निबंध है स्त्री शिक्षा, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्त्रियों की शिक्षा की चिंता, हम सब जानते हैं कि हिंदी में जो उपन्यास लेखन की शुरुआत होती है, गोपाल राय बताते हैं कि उसमें शुरुआती भूमिका स्त्रियों
को कैसे शिक्षित किया जाए, इसको लेके जो गौरी दत्त की पुस्तक है देवरानी जेठानी की कहानी, उसको वो हिंदी का पहला उपन्यास घोषित करते हैं, मानते हैं, जो एक तरह से स्त्रियों को क्या पढ़ना लिखना है उसके बारे में बताने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर वे लिखते हैं, नर्मद लिखते हैं कि मनुष्य शब्द में पुरुष और स्त्री दोनों समाविष्ट हैं। आकार, स्वभाव, भावना और समझदारी में दोनों लगभग एक समान हैं। शादी के बाद परस्पर सहवास से, परस्पर प्रेम से, परस्पर विश्वास से तालीम पाकर पुरुष सुघड़ बनता है, वह एक अलग ही मनुष्य हो जाता है। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि शादी से पूर्व पुरुष आधा मनुष्य है। पुरुष के स्वभाव गुण तथा स्त्री के स्वभाव गुण दोनों मिलकर मनुष्य जाति के स्वभाव गुण होते हैं। संसार में एक दूसरे को सहाय करने के लिए दोनों पैदा हुए। साथ ही साथ हम देखते हैं कि किस तरह से भक्तिकाल के अनेक रचनाकारों ने, संतों ने जो नारियों के तिरस्कार की बात की है उसका भी वो उल्लेख करते हुए थोड़े से कठोर भी होते हैं। कुछ ब्रह्मचारी साधु, विद्वान और निराश श्रृंगारी कवियों ने भी स्त्री का तिरस्कार किया। वो लिखते हैं, इन्होंने इनको नरक का कुआं, नागिनी, शेरनी, विषवेल, दुख का दरिया, पाप की पुतली, जड़, निर्दय, लोभी, गंदी, छल करने वाली, साहसिक, नीच, हठी, बेवफा इत्यादि विशेषण दिए हैं। जहाँ स्त्रियों की पढ़ाई नहीं हुई है, वहाँ जहाँ अच्छी संगति नहीं मिली, जहाँ इनका बाल विवाह हुआ है, जहाँ वे वैधव्य के कारागार में कैद हैं, जहाँ इनको स्वतंत्रता नहीं है, वहाँ वे अपने अनपढ़ दुराचारी पुरुषों के सहवास में दुराचारी कैसे न हों। उस दौर की चेतना में, उस समय में यह बात कहना, यह बात लिखना कितने बड़े साहस का काम रहा होगा, यह हमें समझने की जरूरत है कि दुराचारी पुरुषों के सहवास में और इस तरह की उपेक्षाओं के चलते उनमें अगर कुछ त्रुटियां, कुछ कमियां आ गई हैं तो वह इस कारण से है, अन्यथा ऐसा नहीं है। स्त्री शिक्षा के अनेक लाभ वो बताते हैं, जिसमें वे लिखते हैं कि स्त्री शिक्षा से होने वाले लाभों में बड़ा लाभ तो यह है कि स्त्री अपने पुरुष से अंतःकरण पूर्वक प्रेम करती है। स्त्री शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ वो बताते हैं कि स्त्री अपने पुरुष से अंतःकरण पूर्वक प्रेम करती है, और जहाँ प्रेम है वहाँ दोनों अपना सुख बढ़े, अपनी इज्जत बढ़े और अपनी संतान की भलाई हो, ऐसा करने में उत्साहपूर्वक उद्योग क्यों न करेंगी। शिक्षा प्राप्त स्त्री अपने प्रीतम की लाडली प्रीतमा, दरकार करने वाला सदा वफादार दोस्त, सलाह देने में मंत्री और काम करने में सेविका बनकर रहती है। ध्यान दीजिए कहाँ से सूत्र ले रहे हैं और उसको कैसे यहाँ उपयोग कर रहे हैं। अनपढ़ स्त्रियाँ लोक लज्जा के कारण बिना मन सेविका के रूप में घर चलाती हैं, परंतु शिक्षित स्त्री उत्साहपूर्वक अपना कर्तव्य समझकर चलाती है। ध्यान दीजिएगा कि उस समय के जो अंतर्विरोध रहे हैं, उन अंतर्विरोधों को पूरी तरह से हटा करके भी हम उस दौर की चेतना को, उस दौर के लोगों के प्रयासों को नहीं समझ सकते हैं। इसी तरह से इनका एक निबंध शिक्षा का महत्व पर है, उसमें भी इन्होंने विस्तार से शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला है। शुरुआत में एक इन्होंने पद लिखा है कि तन धन बल मन बल बिना अस्थिर मिथ्या होय, तन मन धन बल स्थिर सफल विद्याभ्यास होय। और किस तरह से विद्या प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना मनुष्य के लिए जरूरी है, इस पे इन्होंने विस्तार से लिखा है। तो उस दौर में शिक्षा ही वह हथियार था जिससे समाज को बदला जा सकता था, और उस दौर के हमारे सभी जो प्रमुख लेखक हुए, नवजागरणकार हुए, उन सब ने यह प्रयत्न किया। इन्हीं का एक निबंध है स्वदेशाभिमान। उसमें एक चीज़ मैं उल्लेख करना चाहूँगा, और वो ये जो उन्होंने लिखा है स्वदेशाभिमान निबंध में मैकॉले के बारे में। वे लिखते हैं कि हाल ही में मैंने सुना है कि मैकॉले नामक लेखक के इंग्लैंड देश के इतिहास की 2 पुस्तकों की 25,000 प्रतियां
20-20 रुपए में बिक गई। ये नर्मद लिख रहे हैं। और दूसरी 20,000 छपने वाली हैं, वे भी बिक जाएंगी। एक दूसरी पुस्तक का प्रकाशन भारी संख्या में किसी ने कराया और वह पुस्तक ऐसे बिकी कि दूसरे हफ्ते उसकी एक भी प्रति खोजने से भी नहीं मिलती थी। हम लोग 300 प्रतियां, 100 प्रतियां भी पुस्तकें जो प्रकाशित करते हैं वो बिक नहीं पाती हैं, हिंदी समाज उसको खरीदता नहीं है और ये रोना सभी रोते हुए नजर आते हैं। इस तरह वहाँ विद्या और पढ़ने का शौक है। यहाँ तो हम मान लेते हैं कि पुस्तक क्या काम आने वाली है। पुस्तक खरीदने का मतलब तो पैसा फेंकना है। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात खरीद कर संदूक में बंद करके रखना हम लोगों को अधिक अच्छा लगता है। ये उस दौर में अपना तंज वो व्यक्त कर रहे हैं। एक चीज़ और, अभी हाल में राजस्थान में नई सरकार बनी और सरकार बनने के बाद वहाँ के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मृत्यु भोज पर पाबंदी लगाई जाएगी। समय समय पर इस तरह की पाबंदियों का इतिहास रहा है। आपको गदल कहानी की याद होगी, रांगे राघव की कहानी, उसमें भी मृत्यु भोज के संदर्भ में इस तरह की बातें आई हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य हमारा लेखक, गुजराती का लेखक नर्मद कहता है कि बिरादरी का कर चुकाना छोड़ो मेरे भाइयों। जब मनुष्य धर्म के लिए नहीं है, जब मनुष्य धर्म के लिए नहीं है, धर्म मनुष्य के लिए है। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जब मनुष्य धर्म के लिए नहीं है, धर्म मनुष्य के लिए है, तो फिर जिस गरीब का कोई सगा मर गया और उसकी श्राद्ध क्रिया करने के लिए तथा 12वीं 13वीं अर्धवार्षिकी या वार्षिकी आदि अवसरों पर बिरादरी के भोज के लिए उसके पास धन न हो, तो उस गरीब को कर्ज करा के, खर्च करा के उसके यहाँ दावत करना क्या तुमको उचित लगता है? वह बेचारा कर्ज कैसे चुकाएगा? तुम तो सिर्फ खाने वाले हो। ऐसा खाऊ पीर न बनकर वास्तविक स्थिति की ओर ध्यान दो। समाज को जगाने का काम वे करते हैं। नर्मद की कुछ कविताओं का भी यहाँ पे जिक्र करना जरूरी होगा। उनकी कविता है जिसका शीर्षक है स्वतंत्रता। जैसा मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि मूल गुजराती में नहीं पढ़ रहा हूँ, गुजराती के अनुवाद, लेकिन वह अनुवाद भी काव्यात्मक रूप में है, इसलिए कई बार आपको ये भ्रम हो सकता है कि यह कविता के रूप में कैसे प्रस्तुत की जा रही है। तो वो लिखते हैं स्वतंत्रता में कि क्यों हुई आज यह दुर्दशा तुम्हारी, पूछोगे तुम बताता मैं सच तुम्हें, हो चुके हो दास तुम जुल्मी राज के, भ्रांतियों में फंस चुके हो आज तुम। जुल्मी राज के दास हो गए हो। विचरते थे मुक्त तोतों की तरह जो, आज तुम हो बंद पिंजरे में सभी। बीत चुके अनेक वर्ष, ठहर गए कदम, सूरता अब नदारत हो नहीं सकते अलग। आत्मनिर्भर थे कभी पूरी तरह तुम, अब सुहाती है तुम्हें परतंत्रता ही। आज सबको है जरूरत कूद पड़ने की, क्यों मिलाते आबरू को धूल में तुम। यानी स्वाधीनता का संदेश देने का प्रयत्न तब जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई थी, जिसने व्यवस्थित रूप से इस देश में आज़ादी की लड़ाई का बिगुल बजाया था। हिंदुओं, अब इस पर जरूर ध्यान देना, आज़ादी की महत्ता कम न समझना। हुए तुम गुलामी के रिपु शस्त्र से घायल, अज्ञानता की खाट पर पड़े रोग पीड़ित। नहीं मैं संतप्त केवल एक इस बात से, और भी यह दुख कितने कहूँ तो कैसे कहूँ। राज धर्म रूढ़ के अयोग्य तुम दास हो, ज्ञान विद्या शत्रु हो इसलिए निराश हो। तुम ज्ञान और विद्या के शत्रु हो इसलिए निराश हो। इसी तरह से वे अनेक कविताओं में गुजराती प्रजा को संबोधित करते हैं। वे पूछते हैं कि वो वीर पुरुष कहाँ गए। रूढ़ियों के पतन संबंधी उनकी जो कविता है उसका उद्धृत करके मैं नर्मद का उल्लेख समाप्त करूंगा। वे लिखते हैं कि पर्यटन से होता देश में बहुत बहुत धन लाभ, नींव नई खुशियों की चुनाव हो सबका कल्याण।
पुनर्विवाह नहीं हो सकता, दुख बहुत सहती है बेवा, तानों से बिध जाती बहुत दुखी है मन में, काम के कारण पीड़ित बहुत रहती कामातुर, अज्ञानी है बहुत इसलिए जल्दी होती भ्रष्ट। किस तरह से रूढ़ियों का पतन किया जाना आवश्यक है और वो रूढ़ियाँ किस तरह से समाज से समाप्त की जानी चाहिए, उसकी चिंता वे करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसी तरह से वे धार्मिक पतन की बात भी करते हैं और गुजरात की अस्मिता को लेकर के भी उन्होंने बहुत सी रचनाएं की हैं। तीसरे व्यक्ति हैं नंद शंकर। 1835 से 1905 का उनका समय है, जो गुजराती साहित्य में अपने उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास करण घेलो के नाम से जाने जाते हैं, कि रचनाकार के नाम से जाने जाते हैं। यह करण घेलो वाघेला राजा, अंतिम वाघेला राजा के जीवन पर है और इस तरह से एक ऐतिहासिक उपन्यास लेखन की शुरुआत भी यहाँ हम देख सकते हैं। करण घेलो के बारे में जो टिप्पणी है वो मैं पढ़ना चाहूँगा, इससे आपको करण घेलो का प्रदेय भी पता चलेगा और नंद शंकर की नवजागरण में भूमिका का भी एहसास होगा। सच पूछा जाए तो अंग्रेजी राज्य के हम इतने चाहक बन गए थे कि विदेशी तो विदेशी, लेकिन सड़े गले मुगलों और लुटेरे मराठों से तो यह राज्य 1000 गुना अच्छा है। कौन सा? अंग्रेजी राज्य। यही कारण है कि नई शिक्षा पाने वालों में से कम 95% लोग अंग्रेजी राज्य के प्रशंसक थे। लेकिन करण घेलो में लेखक अपनी इस मान्यता के विपरीत गुजरात की राजनीतिक पराजय पर आंसू बहाता है। हालांकि गुजरात का अंतिम राजा करण वाघेला अलाउद्दीन से पराजित होता है और कहीं कहीं लेखक अलाउद्दीन के धार्मिक कट्टरपन और हिंदुओं के प्रति उसके असहिष्णुतापूर्ण व्यवहार के प्रति अपना तीव्र आक्रोश प्रकट करता है, लेकिन अंत तक आते आते उसकी पराजय जनित पीड़ा में अंग्रेजों की गुलामी का संदर्भ भी शामिल हो जाता है। उपन्यास में उसने गुजरात के राजपूत राजा करण के शत्रुओं मुसलमानों के साथ मराठों की भी निंदा की है और अंत में लिखा है कि करण वाघेला की मौत के 550 वर्ष हो चुके हैं। उस समय के और आज के गुजरात में बहुत अंतर आ गया है। वे मुसलमान और वे मराठा कहाँ गए? आज के आदि और अफिमची, निर्बल और बुद्धिहीन राजपूत उस समय के सूरवीर शक्तिशाली बुद्धिमान राजपूतों के वंशज हैं। यह भी स्वीकार करना कठिन होता है कि आज के भूखों, मर्तों, शक्तिहीन, अज्ञानी मुसलमान उस समय के मुसलमानों की औलाद हैं और मराठों का भी केवल नाम ही शेष रह गया है। कहने का आशय कि अपने समाज को जगाना, चिताना और ये काम करने के लिए उसको धिक्कारना, यह भी उस दौर की एक प्रवृत्ति रही है और हम यहाँ नंद शंकर के उपन्यास के संदर्भ में हम ये पाते हैं। इसी तरह से नवल राम, जिनको गुजराती की आलोचना के आरंभ का श्रेय दिया जाता है, उनकी भी हम थोड़ी चर्चा करके अपनी बात को समाप्त करेंगे। उनका समय भी 1836 से 1888 है। ये सब हमारे भारतेंदु युग के पहले, शुरुआत के पहले इनका जन्म हुआ है। हिंदुस्तान की एक भाषा है। नवल राम वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदुस्तानी को, हिंदी को देश की भाषा बनाने का सुझाव दिया था। महात्मा गांधी के बहुत पहले गुजरात से यह आवाज़ उठी थी। सत्यार्थ प्रकाश के हिंदी में लिखे जाने के भी पहले ये बात कही गई थी और वो ये कि इस बात से कोई असहमत नहीं है कि देश में एक भाषा हो, लेकिन सवाल यह है कि यह कैसे हो, कौन सी हो। कुछ लोगों का मानना है कि यह भाषा अंग्रेजी हो, यही लाभकारी होगा। अंग्रेजी के होने के अवसर भी लगते हैं। अधिकांश विदेशी लोग इसी रूप में सोच रहे हैं। देश के लोग तो इस सवाल पर कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। देश के लोग इस सवाल पर कुछ सोच ही नहीं रहे, आज भी कहाँ सोच रहे हैं। इसके प्रति उनमें किसी प्रकार की समानता ही नहीं है। जो इस समस्या की गंभीरता को समझते हैं वे तो प्रायः हिंदुस्तानी को ही देश भाषा बनाने के पक्ष में हैं। गांधी जी ने भी बाद में हिंदुस्तानी की वकालत की, लेकिन इस स्तर पर भी तो विचार हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह बात इच्छनीय तो है लेकिन संभव नहीं है। दूसरे लोग मानते हैं कि यह तो पस्त हिम्मती की बात है। यदि सही आग्रह और संगठन हो
तो कुछ भी असंभव नहीं। सच्चाई तो यह है कि हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान की भाषा बनाने जैसा आसान काम कोई दूसरा नहीं है। इतनी स्पष्टता विचारों की हमें नवल राम में देखने को मिल रही है। उन्होंने सच्चा देशाभिमान नामक निबंध, देश शिल्प को प्रोत्साहन, निज भाषा अध्ययन का महत्व, समाज सुधार का प्रारंभ, ऐसे अनेक निबंध लिखे जिनमें उन्होंने अपने समय और समाज को शिक्षित करने, जागरूक करने का प्रयत्न किया। सच्चा देशाभिमान क्या होता है वह इस निबंध में उन्होंने बतलाने की कोशिश की है कि और देशाभिमान की आड़ में कैसे लोग सक्रिय होते हैं, यह भी बहुत ध्यान देने की बात है। इस तरह देशाभिमान स्वाभाविक, उपयोगी तथा अस्तित्व है, फिर भी वह सद्गुण अपने शुद्ध रूप में बहुत कम जगहों पर मालूम पड़ता है। देशाभिमान, देशभक्ति करने वाले लोग तो हैं, लेकिन वो शुद्ध रूप में देशाभिमान या देशभक्ति है, ये सवाल उस दौर में नवल राम उठा रहे थे। बहुत कुछ बिना कहे भी संकेत से आप देख सकते हैं कि देशाभिमान के पर्दे में रहकर ठग लोग अपना स्वार्थ साधते हैं, सम्मान के भूखे सम्मान प्राप्त करते हैं और अधिकार के लोभी अधिकार हस्तगत करते हैं। उनकी बात हम यहाँ नहीं करते। यह खुला दुर्गुण है। जैसे दूसरे सद्गुणों के आवरण में पापी लोग अपना मतलब साधते रहते हैं, वैसा ही सद्गुण के साथ भी करते हैं, तो कोई आश्चर्य नहीं। यहाँ तो हम देशाभिमान के विषय में गलत धारणा और उसके दुरुपयोग के विषय में बोलना चाहते हैं। बहुत से लोग देशाभिमान का ठीक अर्थ समझते नहीं और उसका उपयोग यथोचित रीति से करना नहीं जानते। इस तरह मिथ्याभिमान से देश का कुछ भी भला होने को नहीं है। जो बात हम में बुरी होगी उसे हम जानबूझकर या अनजाने में अच्छी कहेंगे तो इससे वह कभी अच्छी होने वाली नहीं है। इसलिए उसे अच्छी कहेंगे मात्र इसलिए दूसरे उसे अच्छी कहने वाले नहीं हैं। जानबूझकर बुरी बात को अच्छी कहने जैसा कोई दूसरी मूर्खता नहीं है। खराब वस्तु को अच्छा कहने का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि उसके अच्छा होने की संभावना खत्म हो जाती है। हमारे शरीर में रोग हुआ है और हम अभिमान से यह मान बैठे हैं कि हम निरोग हैं, तो हमारे इस अभिमान का परिणाम मृत्यु के सिवाय दूसरा कुछ भी होने वाला नहीं है। समाज को इतने स्पष्ट शब्दों में उस दौर में जगाने और चेताने वाले लोग कितने हुए हैं। गुजराती में हम देख रहे हैं और बहुत ही थोड़े से लोग हमें उस दौर की नवजागरण कालीन भारतीय भाषाओं के साहित्य में देखने को मिलता है। देशी शिल्प को प्रोत्साहन, मैंने कहा कि सबसे जो बुरा हाल हुआ था वो देश की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी अंग्रेजों के शासन में, और अंग्रेज राज की प्रशंसा करते हुए भी ये तमाम लोग उस बात को रेखांकित करना नहीं भूलते थे। भारतेंदु भी लिखते हैं कि अंग्रेज राज सुख सास सजाए सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। और यहाँ भी हमारे गुजराती के रचनाकार भी इस संबंध में बड़े जागरूक दिखाई पड़ते हैं। आज हमारे देश से देसी शिल्प की बुनियाद लगभग उखड़ने की तैयारी में है। हमने अपना माल निर्यात करना बंद कर दिया है। यही नहीं, आज हमारे दैनंदिन उपयोग की चीज वस्तुएं विदेश से तैयार होकर आती हैं। वह देश जो एक जमाने में सारी दुनिया का तन ढकता था, आज उसे अपना तन ढांकने के लिए मैनचेस्टर की ओर टकटकी लगाकर देखना पड़ता है। तो यह जो दशा है, उस दशा का वो चित्रण यहाँ पर करते हैं कि स्वाभाविक रूप से देश में अनेक लोगों को धंधा रोजगार से वंचित रहना पड़ता है और देश का धन दिन ब दिन समुद्र पार चला जाता है। तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। दूरदृष्टा और अनुभवी बुजुर्गों ने तो बहुत पहले ही अंग्रेजी माल सामान को देखकर ही देश के दुर्भाग्य की ओर इशारा कर दिया था। तो इस तरह से निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र जब कहते हैं तो नवल राम भी अहमदाबाद में वर्नाकुलर सोसाइटी की स्थापना के बाद
गुजराती भाषा को शिक्षा का माध्यम, गुजराती भाषा को परीक्षाओं में लागू करने की वकालत करते हुए वे निज भाषा के अध्ययन के महत्व पर बहुत विस्तार से लिखते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई और उद्धृत की जा सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी बातें हम लोग इस संदर्भ में कर चुके हैं, इसलिए और ज़्यादा न बोलते हुए, वो भी तब जबकि आज के दिन का ये आखिरी व्याख्यान है और आप सब ऑनलाइन रहते हुए कैसे इसे झेल लेते हैं, ज़्यादा आप पर अत्याचार करना मैं उचित नहीं मानता हूँ और यहीं पर मैं